Assalamu alaikum, dear viewers. Welcome to the second lecture of modern physics. Second lecture of modern physics आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। ठीक है, सो मॉडर्न फिजिक्स की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, उसी सीरीज पर ही हम कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था कि आई होप कि ये 8 से 10 लेक्चर्स में ये सारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। अबाउट देखा जाए तो ये एक लार्जर कोर्स है, हम इसमें क्वांटम मैकेनिक्स को भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको समराइज करता जाऊंगा, तो इस वजह से मैं इसको 8 या 10 मैक्सिमम 8 या 10 लेक्चर्स में से इसको समराइज कर लूंगा। तो चले डिस्कशन अपनी स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक है हमारे पास थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, उसके अंदर क्या कंक्लूजन्स हमें मिले थे, उसके अंदर क्या बेसिक प्रिंसिपल्स जो हम रिलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, इसका मैं ओवरव्यू जो है वो आपको प्रीवियस लेक्चर में दे चुका था जब हमने मॉडर्न फिजिक्स की कुछ कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस किया था अबाउट टाइम, मास एंड एनर्जी एंड मास। तो इस ये तीन हमने पॉइंट्स डिस्कस कर चुके थे। नो डाउट आज भी हम इन्हीं चीजों को जो है वो फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने जाएंगे। सो लेट मी शेयर अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू। और आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो टॉपिक इस बंदे ने दिया था जिसकी पिक्चर अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो मैं थोड़ा सा इसको डिफाइन कर लेता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन की थोड़ी सी मैं हिस्ट्री को डिफाइन करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं इस बंदे को थोड़ा सा जो है ना, इसकी लाइफ हिस्ट्री को मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसने जो रिसर्च पेपर्स बनाए थे उनमें से स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का रिसर्च पेपर कौन सा था और उसको फर्दर जो है इसने कैसे इंक्लूड किया था इस चीजों में। Albert Einstein was born on March 14, 1879 जर्मनी। जर्मनी में ये पैदा हुए थे 1879 में। 1879 में पैदा हुए थे और इनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी यूएसए में। लास्ट टाइम मतलब उनकी डेथ के जो एंडिंग टाइम था वो इसने यूएसए में ही था। और इसकी जो मतलब डेथ हुई थी वो हुई थी 1955 में इसकी डेथ हुई थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में 1905 में 3 रिसर्च पेपर्स लिखे थे, जिसके अंदर हम 2 टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आपके कोर्स में इंक्लूड हैं। 1905 में 3 रिसर्च पेपर्स उसने शाया करवाए थे। उसका जो पहला रिसर्च पेपर था वो था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, और ये हमारे पास एक टॉपिक है। तो इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या चीज होती है। तो इसका पहला रिसर्च पेपर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर था। और अल्बर्ट आइंस्टाइन को जो नोबेल प्राइज दिया गया था, याद रखिएगा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाले टॉपिक की बुनियाद पर दिया गया था, जो इसने एक क्वांटम नेचर दी थी इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। उसके बाद इसका जो सेकंड रिसर्च पेपर था वो ब्राउनियन मोशन के साथ रिलेटेड था। ठीक है, उसने एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट बताई थी ब्राउनियन मोशन को डिस्कस करने के लिए। और जो थर्ड उसका रिसर्च पेपर था वो था स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में, जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं अबाउट थियरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके अंदर 2 चीजें हम पढ़ेंगे। एक स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी होगी और एक हमारे पास होगी जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। सो लेट मी शेयर व्हाइट बोर्ड स्क्रीन टू यू एंड टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं हम। टॉपिक जो है हमारे पास वो है थियरी ऑफ रिलेटिविटी। डिस्कस करते हैं थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, थियरी ऑफ रिलेटिविटी के जो है वो पोस्टुलेट्स क्या आते हैं, थियरी ऑफ रिलेटिविटी में हमें जो डिस्कस करनी है थियरी ऑफ रिलेटिविटी वो कौन सी, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन थियरी ऑफ रिलेटिविटी। हम थियरी ऑफ अच्छा, इससे पहले थियरी ऑफ रिलेटिविटी से पहले हमने एक लास्ट टॉपिक पढ़ा था। जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें मैंने आपको लास्ट जो है वो थोड़ा सा रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट दिया था कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या चीज है। अब उसके मुतालिक एक क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूँ, ताकि आपके माइंड में वो चीज क्लियर होनी चाहिए कि हमने लास्ट में रिलेटिव मोशन के साथ क्या चीजें पढ़ी। लेट्स सपोज हमारे पास एक कार है, वो कार मूव कर रही है अलोंग दिस डायरेक्शन हैविंग ए स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। दूसरी कार है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, अगेन उसकी स्पीड भी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। बोथ आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई व्हाट इज द रिलेटिव स्पीड, इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, अगर मैं कार इसको ए कह दूं इसको बी कह दूं, यानी कि कार ए विथ रेस्पेक्ट टू बी और बी विथ रेस्पेक्ट टू ए,
तो रिलेटिव वेलोसिटी इनकी क्या बनेगी, यू हैव 2 सेकंड्स टू थिंक अबाउट दिस। आई होप दैट यू गॉट द आंसर, आपको इसका आंसर आ गया होगा। भाई रिलेटिव वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में माइनस होती है, तो 10 माइनस 10 करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी आपको कितनी मिलेगी, 0 मीटर पर सेकंड। अब ये रिलेटिव वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड क्या बताती है, ये बताती है कि ए बी के हिसाब से रेस्ट में होगी और बी जो है वो ए के हिसाब से रेस्ट में होगी। देखिए क्यों, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना। अब अगर ये जो ए है ये बी से अगर आगे क्रॉस चला जाएगा तभी बी को लगेगा कि भाई ये मोशन में है, अदरवाइज तो दोनों बी को क्या लगेगा, ये मेरे साथ ही है। अगर मेरे साथ ही है तो किस में है ये रेस्ट में है। तो इसी तरीके के साथ हम रिलेटिव स्पीड्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलें अपना टॉपिक डिस्कस करते हैं, और ये दर हकीकत इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ ही रिलेटेड होगा। टॉपिक हमारे पास जो है वो टॉपिक है हमारे पास थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, अब थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स पर आएंगे, लेकिन अगर सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि थियोरी ऑफ रिलेटिविटी हमें क्या बताता है। थियोरी ऑफ रिलेटिविटी हमें एक्सप्लेन करके देती है अबाउट रिलेटिव मोशन, यानी कि हम जिस रिलेटिव मोशन को पढ़ रहे थे उस रिलेटिव मोशन को कैसे ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है उसका टाइम कैसे चेंज हो सकता है रिलेटिव मोशन में, उसकी लेंथ कैसे चेंज हो सकती है, उसका मास कैसे चेंज हो सकता है। ये सारी चीजें किस में आती हैं, ये सारी चीजें आती हैं थियोरी ऑफ रिलेटिविटी में। तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी भाई आप कह सकते हैं कि ऐसे एक ऐसी थियोरी है जो किसके साथ डील करे, जो डील करे रिलेटिव मोशन के साथ। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कह सकते हैं, दैट डील्स विद रिलेटिव मोशन, जिसको हम रिलेटिव मोशन के साथ डील करवाएं। हम थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर दो थियोरीज को डिस्कस करेंगे, एक हमारे पास होगी स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड देन हमारे पास होगी जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी। आज जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशल थियोरी के बारे में है, जनरल थियोरी के बारे में नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में भी बता दूंगा कि जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या चीज होती है। अच्छा, स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी क्या चीज है। इन स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एक ऐसी थियोरी थी जिसको हम किस में डिस्कस करते हैं, जिसको हम डिस्कस करते हैं इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि जब हम इसको उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कस करें जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन के लॉज वैलिड हों, सो उस थ्योरी को हम क्या कहेंगे, उस थ्योरी को हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहेंगे। और अगर इसके दूसरे टाइप पर जाएंगे तो जिसको हमने जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी कहा था, तो जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर हम कौन सा फ्रेम डिस्कस करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करेंगे। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ये सारी चीजें आपको पता है। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में हम इनर्शियल फ्रेम डिस्कस करेंगे, जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करेंगे। इनर्शियल फ्रेम की बात करेंगे तो इसमें वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, जिसको हम नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। जब आप जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस करेंगे तो वेलोसिटी को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर वेलोसिटी को चेंज करेंगे तो एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। इट मीन दैट जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस डिस्कस करेंगे, दिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो ये मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे रहा था कि भाई जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का बेसिक लॉजिक है क्या। जैसे जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर मजीद डिस्कस किया जाए तो जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में हम दर हकीकत स्पेस और टाइम को एक न्यू शेप दे देते हैं, है ना, जिसको आप ग्रेविटी कहेंगे, ग्रेविटी की फॉर्मेशन के हिसाब से। तो इसी तरीके के साथ हम इसको मजीद डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन आप ये पढ़ेंगे, ये स्पेस और टाइम की कॉम्बिनेशन में हम इन चीजों को डिस्कस कर लेते हैं। तो चले हम बात कर लेते हैं स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स की, जो दो पोस्टुलेट्स अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट्स कौन से हैं हमारे पास, सो आई हैव टू क्लियर दिस वन। ओके, let's have a discussion on postulates of special theory of relativity। हम special theory of relativity के postulates को discuss करेंगे। postulates of special theory of relativity। अच्छा, इसको स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी क्यों कहा गया था, क्योंकि ये इनर्शियल के साथ डील करता है, इस वजह से स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। तो हम उसके पोस्टुलेट्स को डिस्कस कर लेते हैं। बड़े सिंपल से पोस्टुलेट है, उनको मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। यहाँ पर फर्स्ट पोस्टुलेट जो होता है उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, तो फर्स्ट पोस्टुलेट वी आर गोइंग टू डिस्कस राइट नाउ इज द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। एंड व्हाट दिस प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन्स, दिस प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी एक्सप्लेन दैट all the laws of physics are same in all inertial frame of references। यानी कि आपने जितने भी लॉज ऑफ
फिजिक्स पढ़े हैं या पढ़ेंगे आप लॉज ऑफ फिजिक्स, वो क्या होंगे, वो सारे के सारे सेम होंगे। किसमें सेम होंगे? आर द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स। जितने भी आपके पास इनर्शियल फ्रेम्स हैं, उन सारे इनर्शियल फ्रेम्स में जितने भी फिजिक्स के लॉज हैं वो न्यूटन के लॉज आ चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे लॉज हमें क्या मिलेंगे? ये सारे के सारे लॉज हमें मिलेंगे, सेम मिलेंगे। अब सारे के सारे लॉ सेम मिलेंगे, इसका क्या मतलब है कि सब ऑब्जर्वर के लिए ये चीज सेम ही होगी। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि भाई जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो सारे के सारे क्या है? एब्सोल्यूट है। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट भी बनेंगे एंड यूनिवर्सल भी बनेंगे। एंड सेम फॉर ऑल इनर्शियल ऑब्जर्वर्स, जितने भी इनर्शियल ऑब्जर्वर्स इस चीजों को ऑब्जर्व करेंगे उनके लिए ये चीज क्या बन जाएगी? उनके लिए ये चीज एब्सोल्यूट भी बन जाएगी। एब्सोल्यूट का मैं आपको प्रीवियस जो है ना लेक्चर में ये सारी चीजें बता चुका हूँ। अच्छा, उसके बाद इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि भाई ये जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो किसी एक इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए जो है वो वायोलेट नहीं कर सकते किसी दूसरे इनर्शियल ऑब्जर्वर के हिसाब से। यानी कि दोनों के लिए क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। यानी कि अगर मैं एक इनर्शियल ऑब्जर्वर हूँ, मैं किसी लॉज ऑफ फिजिक्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो लॉ ऑफ फिजिक्स कोई दूसरा इनर्शियल फ्रेम या दूसरा जो इनर्शियल ऑब्जर्वर होगा वो जब ऑब्जर्व करेगा तो उसको भी ये चीज क्या मिलेगी? एब्सोल्यूट मिलेगी। तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ, लॉज दैट होल्ड्स फॉर वन इनर्शियल ऑब्जर्वर कैन नॉट बी वायोलेटेड फॉर एनी इनर्शियल ऑब्जर्वर। किसी दूसरे इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए ये वायोलेट नहीं होगा। ओके, उसके बाद एक और पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाहूंगा इसके अंदर, वो ये कि जो आइंस्टाइंस की ये जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी थी, इसका मतलब होता है दैट इट इज एनी काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट ना, ये कोई भी एक्सपेरिमेंट बन सकता है। लेट सपोज हम अगर मैकेनिकल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर भी ये चीज हो सकती है जो लॉज हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद अगर आप थर्मल में भी कोई कॉन्क्लूजन निकालना चाह रहे हैं, आप ऑप्टिकल में भी कोई कॉन्क्लूजन निकालना चाह रहे हैं, आप इलेक्ट्रिकल में भी कोई कॉन्क्लूजन निकालना चाह रहे हैं, यानी कि लेबोरेटरी के अंदर आप क्या करें? लेबोरेटरी के अंदर आप जितने भी ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं किसी भी ब्रांच पर, मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके बाद थर्मल हो गया, या हमारे पास ऑप्टिकल हो गया, तो सबके लिए अगर वो इनर्शियल ऑब्जर्वर है तो ऑलवेज गिव्स द सेम रिजल्ट। हमेशा वो हमें क्या देगा? हमेशा वो हमें सेम रिजल्ट देगा। सो दिस वन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी। इसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी हमारे पास क्या चीज है। ठीक है ना? मैं अब इसको जो है वो इरेज करके आते हैं सेकंड प्रिंसिपल पर। और हमारे पास जो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पास्टुलेट है, वो सेकंड पास्टुलेट कहलाता है द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल एक्सप्लेन करूंगा। इसकी बुनियाद पर एक्सप्लेन करूंगा, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी के केस में। अब देखिएगा रिलेटिव वेलोसिटी के केस में क्या चीज बनेगी। ये एक गाड़ी है, ठीक है, ये आगे जा रही है ट्रेवलिंग विद सर्टेन स्पीड। इस गाड़ी के ऊपर एक बंदा बैठा है और उस बंदे के हाथ में एक टॉर्च है जो लाइट को क्या करेगी? इमिट आउट करेगी। उसको हम लेजर लाइट कह रहे हैं। इसी तरीके के साथ यहाँ पर एक और बंदा है और वो बंदा इस डायरेक्शन में जा रहा है विद स्पीड वी। ठीक है, अब ये जो गाड़ी के ऊपर बंदा था, इसने क्या किया? इसने लाइट को बाहर निकाला और वो ये जो ब्लैक लाइन में बना रहा हूँ, ये लाइट आगे की तरफ जा रही है और लाइट की जो स्पीड हमें कितने के बराबर मिलती है? सी के बराबर मिलती है। अब देखें दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है ना, यानी कि जो उसने लाइट ट्रेवल करवाई वो इस डायरेक्शन में है और बंदा जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है। अब अगर मुझे दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी चाहिए तो आप कहेंगे सर अभी हमने रिलेटिव वेलोसिटी में ये पढ़ा था कि जब कोई भी दो चीजें अपोजिट डायरेक्शन में हो जाए तो उनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। यानी कि अब अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करूं तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस सी, है ना? ऐसे ही हो जाएगा क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी हम इनकी ऐड कर लेंगे। लेकिन डियर व्यूअर्स काइंडली रिमेंबर दिस वन दैट v प्लस सी डज नॉट ऑकर। ये जो v प्लस सी है ना, ये आकर नहीं करता। क्यों आकर नहीं करता? क्योंकि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो वैक्यूम के अंदर हमेशा सेम ही वैल्यू और सेम ही रिजल्ट देती है। आप किसी भी इनर्शियल फ्रेम में बैठकर अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे तो वो हमेशा क्या देगी? हमेशा वैल्यू c की ही देगी। दैट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ लाइट। देखें, अगर मैं v प्लस सी को मेजर करूंगा तो v प्लस सी का मतलब क्या आएगा? v प्लस सी का मतलब क्या आएगा? इट इज ग्रेटर देन c। जाहिर सी बात है वो ऐड हो रहा है ना, ये दोनों टर्म्स देख लें।
तो दोनों टर्म्स ऐड में वो ग्रेटर देन सी हो जाएगा, और हमें ये पता है कि इस कायनात के अंदर सी से ज्यादा कुछ भी नहीं है, किसी की भी स्पीड ज्यादा नहीं है, तो मैं कहूंगा कि ये v प्लस सी वाला जो केस हम रिलेटिव वेलोसिटी में पढ़ रहे थे अब यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। तो इसको मैं कैसे समराइज करूंगा, इसको मैं ऐसे समराइज करूंगा कि जो स्पीड ऑफ लाइट है इज यूनिवर्सल कांस्टेंट, ठीक है, एंड इट रिमेन सेम इन ऑल इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमारे पास ये चीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो याद रखिएगा दैट स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। जो स्पीड ऑफ लाइट होती है हमारे पास वो कौन सी चीज है, वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो ये दो पास्टुलेट्स हैं जो आपको जहन में रखने हैं अबाउट स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। देखिए अगर आप रट्टा लगाना चाहें तो आप रट्टा भी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि आपको वो चीज एक्सप्लेन समझ में आ जाए कि बेसिक दर हकीकत ये सारी चीजें होती क्या है। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, आपको पता है, having a value of 3 into 10 power 8 meter per second. So I hope that you got this concept clear about postulates of special theory of relativity. जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर हम डिस्कस नहीं कर रहे, हमें सिर्फ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी पर ही डिस्कस करना था। ओके, सो नाउ अगेन ही टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं, और आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि भाई अगर आपको समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। सो चलें, लेट्स कंटिन्यू अवर डिस्कशन। मैं इसको एज करूंगा और हम कंटिन्यू करते हैं अपना डिस्कशन कि इसके जो है वो 4 रिजल्ट्स थे स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर, 4 एक्सपेरिमेंट्स रिजल्ट निकल आते हैं, ठीक है। उन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स को हम डिफाइन कर देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसका एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो हमारे पास है टाइम डायलेशन। The first experimental result of special theory of relativity which we are discussing right now is a time dilation, ठीक है। टाइम डायलेशन को हम थोड़ा सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से समझेंगे, क्योंकि रेफरेंस फ्रेम का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया था कि भाई ये रेफरेंस फ्रेम क्या चीज है और उसको हम कैसे वेरी कर सकते हैं, किन हिसाब के हिसाब से। अब यहाँ पर हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कंसीडर करेंगे, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, डेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज एस, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एस कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब ये एक एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसकी कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ओके, सो अब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को मैं किस में कंसीडर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ रेस्ट में कंसीडर। तो इस एस की जगह पर मैं लिख लेता हूँ कि भाई ये जो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये रेस्ट में है, और इसने एक इवेंट को ऑब्जर्व किया, यानी कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एक इवेंट हो रहा है और इस इवेंट को मेजर कर रहा है विद द क्लॉक। ये क्लॉक है टाइम की मेजरमेंट के लिए, वो इस चीज को क्या करेगी, वो इस चीज को टाइम में मेजरमेंट करेगी, ठीक है। अब ये जो रेस्ट में फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस इवेंट के टाइम को मेजर करेगा, दैट टाइम इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम। उस टाइम को हम क्या कहेंगे, प्रॉपर टाइम कहेंगे। और प्रॉपर टाइम को हम रिप्रेजेंट करवा रहे हैं लेट सपोज डेल्टा टी पी से। डेल्टा टी पी का मतलब क्या है, प्रॉपर टाइम। एक अलग नाम दे दिया हम इस चीज को कि हमने इसको डेल्टा पी एक प्रॉपर टाइम का नाम दिया। इसी तरीके के साथ हमारे पास कोई दूसरा ऑब्जर्वर है किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, लेकिन वो किस में है, वो रिलेटिव मोशन में है, ठीक है। यानी कि एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है यहाँ पर, ओके। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अच्छा इसको एक्स प्राइम, वाई प्राइम एंड जेड प्राइम कर देते हैं। तो ये दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको हम एस प्राइम कह रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसमें है, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस रिलेटिव मोशन में है। और किसके हिसाब से रिलेटिव मोशन में है, फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से जिसको हमने एस कहा था। अब इसी तरीके के साथ इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी क्या है, एक क्लॉक है, और वो जो क्लॉक में टाइम मेजर करेगा वो क्लॉक में टाइम सेम मेजरमेंट नहीं दिखाएगा, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि भाई टाइम एब्सोल्यूट नहीं है बल्कि टाइम रिलेटिव है, तो टाइम वेरी कर सकता है। इसको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा कि टाइम कैसे दर हकीकत वेरी करता है। चलें, टाइम को वो वेरी करेगा, और अब ये जो टाइम को मेजर करेगा वो उसको कौन सा टाइम दिखाई देगा, वो उसको टाइम दिखाई देगा डेल्टा टी। तो यहाँ पर दो टाइम है, एक डेल्टा टी है, एक डेल्टा टी पी है। याद रखिएगा डेल्टा टी वो टाइम मेजर कर रहा है जो रिलेटिव मोशन में है, और डेल्टा पी किसको मेजर कर रहा है, वो प्रॉपर टाइम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में। तो जब हम दोनों टर्म्स को इंक्लूड करते हैं तो हमें एक फाइनल इक्वेशन मिल जाती है। वो इक्वेशन ये होती है डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी पी डिवाइडेड बाय अंडर रेटिकल 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो ये हमें एक टाइम मिल गया रिलेटिव मोशन के हिसाब से विथ रेस्पेक्ट टू प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम के हिसाब से हम इसकी क्या करेंगे,
मेजरमेंट निकालेंगे तो डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, डेल्टा टी पी डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। आई होप कि आपको ये डेल्टा टी पी और डेल्टा टी समझ में आ गया होगा। लेकिन ये जो डिनोमिनेटर में टर्म है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि इस डिनोमिनेटर टर्म का बेसिक लॉजिक हमारे पास क्या है। तो चलें मैं अब इसको क्लियर और ड्राइंग्स करके मैं इस डिनोमिनेटर वाले टर्म्स को डिफाइन करूंगा। डियर व्यूअर्स, जो डिनोमिनेटर वाला टर्म था उसको हम कहते हैं 1 ओवर अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये जो आपको टर्म नजर आ रहा है ना, इस टर्म को हम क्या कहते हैं, इस टर्म को हम कहते हैं लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन। दो किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होती थी मॉडर्न फिजिक्स में। एक हमारे पास हुआ करती थी, पहली हमारे पास हुआ करती थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन याद रखिएगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ये वैलिड है, लेकिन ये कहाँ पर वैलिड है, ये है हमारे पास लो स्पीड्स पर। यानी कि वो ऑब्जेक्ट जो किस पे मूव करेंगे, लो स्पीड में मूव करेंगे, ये चीज तब जाके वैलिड होती है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जो आपके यहाँ पर कोर्स वर्क में नहीं है, लेकिन सिंध बोर्ड में ये बुक है तो वहां से आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर वैलिड होती है, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होती है हाई स्पीड्स पर वैलिड। ठीक है, लेकिन अगर मैं लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में लो स्पीड रखूंगा ना, लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में यानी इस फार्मूला में अगर मैं लो स्पीड रखूंगा तो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, याद रखिएगा। अगर मैं इस लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन में लो स्पीड रखूंगा तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन और लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन आपस में बराबर हो जाएगा। अब इसका रीजन देखिएगा कि इसको हम कैसे बराबर करेंगे। सही है, तो चले मैं इसको थोड़ा सा क्लियर ऑल रैंक्स करूंगा और मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बराबर दोनों कैसे आएंगे। अभी हमने एक इक्वेशन देखी कि डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी पी डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं लो स्पीड की बात कर रहा हूँ तो देखिएगा, यानी लो स्पीड मैं यहाँ पर ये जो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन इसमें लो स्पीड यूज करूंगा। लो स्पीड का क्या मतलब है कि कम स्पीड अगर मैं यूज करूंगा तो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन और गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और जो लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या दिखाता है अगेन कि भाई टाइम जो है वो रिलेटिव है, और गैलीलियन क्या बताता है कि टाइम हमारे पास एब्सोल्यूट है। तो देखिएगा अब कैसे मेजरमेंट बनेगी इसकी। अब अगर मैं किसी कार की स्पीड की बात करूं तो कार की स्पीड लेट सपोज 50 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं डेल्टा टी को मेजर करना चाहूँ तो डेल्टा टी जाके हो जाएगा डेल्टा टी पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी की जगह पर क्या रखूंगा 50 और उसका स्क्वायर कर दूंगा, तो 50 और हम उसका स्क्वायर कर देंगे। फिर मैं रखूंगा सी की जगह पर उसकी वैल्यू विच इज 3 इंटू 10 पावर 8 और उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर है तो नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो इसका जो आंसर है ना 50 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 पावर 8, इसका आंसर तकरीबन 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा टी पी डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 1 माइनस 0। तो डेल्टा टी किसके बराबर हो गया, डेल्टा टी पी डिवाइडेड बाय 1। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी पी, यानी कि दोनों का सेम टाइम है। अगर सेम टाइम है तो टाइम एब्सोल्यूट हुआ, और टाइम एब्सोल्यूट याद रखिएगा लोरेंट्ज में नहीं होता बल्कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में होता है। लेकिन ये यहाँ पर लोरेंट्ज में गैलीलियन का आंसर क्यों आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर कितनी स्पीड पुट की 50 मीटर पर सेकंड लो स्पीड पर। याद रखिएगा एट लो स्पीड्स लोरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन एंड गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन गिव द सेम रिजल्ट। दोनों का आंसर क्या आ जाता है हमारे पास, सेम आंसर आ जाता है इस केस में। सो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि दर हकीकत ये टाइम डायलेशन कैसे होता है। और ये टाइम डायलेशन की बेसिक इक्वेशन याद कर लीजिएगा। ये टाइम डायलेशन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास डेल्टा टी is equal to delta p divided by under radical 1 minus v square divided by c square के बराबर है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम टाइम की मेजरमेंट को ले लेते हैं। अब देखिए कैसे, मैं यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम हमारे पास कैसे वेरी करेगा। ओके, सो मेजरमेंट हम निकाल लेते हैं कि मेजरमेंट हमारे पास कैसे आ जाएगी। हम कह रहे हैं कि भाई ये जो डेल्टा टीपी ऑब्जर्व हो रहा है ना, डेल्टा टीपी, ठीक है, वो ऑब्जर्व हो रहा है 1 सेकेंड। वो कितना ऑब्जर्व हो रहा है, 1 सेकेंड। जबकि v की वैल्यू कितनी हमने दी है, v की वैल्यू हमने दी है 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसको हम c की कंपैरिजन में ले रहे हैं 0.5 c, यानी कि c का आधा। ठीक है, 0.5 c मीटर पर सेकेंड के मेजरमेंट के हिसाब से ले रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए भाई डेल्टा टी की वैल्यू, कि डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर क्या है। चलें हम मेजरमेंट निकाल लेते हैं। इसकी मेजरमेंट कैसे निकालेंगे, डेल्टा टी किसके बराबर है, डेल्टा टी पी उसकी जगह पर मैं 1 रखूंगा डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 1 माइनस वी, वी की जगह पर रखूंगा 0.5 इंटू सी, लेकिन इसका स्क्वायर फिर डिवाइड में भी सी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद मैं इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर करता जाऊंगा और देखता जाऊंगा कि मेरे पास इस कैलकुलेशन का आंसर क्या आएगा। ओके,
अनदर थिंग वो यहाँ पर कि एक टर्म यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, और वो कौन सा देखें, सी स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा टी किसके बराबर होगा, 1/√1 माइनस 0.5 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इट बिकम्स 0.25, ठीक है। और अगर हम 0.25 को 1 से माइनस कर देंगे तो डेल्टा टी आंसर आ जाएगा 1/√0.75, ठीक है। अब हमें किस चीज की मेजरमेंट करनी है, अब हमें मेजरमेंट करनी है भाई इसके अंडर रेटिकल की, तो वी गॉट द आंसर। अगर हम 0.75 का अंडर रेटिकल निकालेंगे तो वी गॉट 0.866, तो डेल्टा टी का आंसर हमें क्या मिला, डेल्टा टी का आंसर मिला 1/0.866, ये हमें इसका क्या मिला, आंसर मिला। और अगर हम 1 को इसी टर्म के साथ डिवाइड करें तो हमें पता चल जाएगा कि भाई हमारे पास गिवन टाइम कितना है इस कंपैरिजन के मुताबिक। तो मैं 1 को डिवाइड करूंगा 0.866 के साथ, सो वी गॉट द आंसर 1.158, और तकरीबन ये एक लंबा बनता जाएगा, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 2 सेकंड्स के बराबर भी कर सकता हूँ, यानी कि वो जो टाइम मेजर करेगा वो तकरीबन 2 सेकंड्स के बराबर हो जाएगा। तो देखें अब यानी कि टाइम वेरी कर सकता है ना, कि उसने जो टाइम ऑब्जर्व किया था वो कितना था, 1 सेकंड, जबकि उस स्पीड कितनी थी 0.5 सी, ठीक है। ये सी एम सेंटीमीटर नहीं है, ये अलग है, ये यूनिट है। तो 0.5 सी यानी कि 1/2 सी, यानी सी का आधा हो जाएगा, तो ऑब्वियसली टाइम वेरी करेगा, और टाइम कितना वेरी करेगा आप देख रहे हैं, तो उसको 1 सेकंड जो है ना वो टाइम ज्यादा ऑब्जर्व हो जाएगा इस केस में। सो आई होप कि आपको ये टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि दर हकीकत ये टाइम डायलेशन का बेसिक लॉजिक होता क्या है हमारे पास। अच्छा, उसके बाद एक और पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा इस टाइम डायलेशन से रिलेटेड, वो ये, मैं आपको थोड़ा सा इसको एग्जांपलीफाई करता जाऊंगा टाइम डायलेशन का बेसिक लॉजिक क्या है। हम कंसीडर कर रहे हैं कि भाई आपके पास एक स्पेस शिप है, तो यहाँ पर मैं एक स्पेस शिप बना देता हूँ, ये भाई स्पेस शिप है, ठीक है। स्पेस शिप के अंदर एक बंदा बैठा है, वो क्या कर रहा है, लाइट को इमिट आउट कर रहा है, और यहाँ पर हमने जो है वो ग्राउंड कंसीडर कर लिया है। अब यहाँ पर एक बंदा है, ठीक है, वो बंदा यहाँ पर खड़ा है, वो क्या करेगा, इस पूरे इवेंट को ऑब्जर्व करेगा। ये स्पेसशिप आगे की तरफ भी जा रहा है और स्पेसशिप लाइट को भी इमिट आउट कर रहा है, तो यहाँ से इसने लाइट को इमिट आउट किया, तो जब लाइट को इमिट आउट किया और ये आगे की तरफ गया, तो ये जो नीचे बंदा बैठा है ये क्या ऑब्जर्व करेगा, ये ऑब्जर्व करेगा कि भाई अब आफ्टर सम टाइम स्पेसशिप यहाँ पर है, आफ्टर सम टाइम स्पेसशिप यहाँ पर है, तो उसको जो पैटर्न नजर आएगा वो कुछ इस तरीके के साथ उसका पैटर्न नजर आएगा। भाई ऐसा पैटर्न क्यों नजर आ रहा है, क्योंकि साथ में वो स्पेसशिप भी तो आगे जा रही है ना, तो ये जो बात उसको नजर आएगा ना, ये किसको नजर आएगा, ये उस बंदे को नजर आएगा जो ग्राउंड पर बैठा है, जिसको हमने बंदा ए कंसीडर कर लिया है। तो बंदा ए इन्हीं चीजों को ऑब्जर्व करेगा, यानी इस पैटर्न को ऑब्जर्व करेगा। अब जो बंदा नीचे बैठा है वो जिस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसको भी क्या ऑब्जर्व होगा, उसको भी ये टाइम के अरेंजमेंट के हिसाब से वैल्यू चाहिए होगी। तो अब इस बंदे का जो गिवन टाइम होगा, ठीक है, इस बंदा मतलब जो जो ये बंदा जो जिस टाइम को ऑब्जर्व करेगा, हम उस टाइम की ऑब्जर्वेशन ले लें, तो ये जो बंदा अंदर इस लाइट की ऑब्जर्वेशन में देखेगा स्पेसशिप के अंदर, तो उसके हिसाब से इसको मोशन ये नजर आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो बंदा टाइम मेजर करेगा उसको आप डेल्टा टी कंसीडर कर लें, ठीक है। अब ये बंदा डेल्टा टी टाइम मेजर करेगा, लेकिन वो कैसे मेजर करेगा कि मैं ये हमारे पास कुछ डिस्टेंस कवर किया है इस लाइट के सोर्स ने, इस डिस्टेंस को हमें डी कह देता हूँ, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी मैं डी कह देता हूँ, ठीक है। और ये एक मतलब कंबाइन दोनों का डिस्टेंस हो जाएगा, तो मैं इसको कह दूंगा 2d डिवाइडेड बाय द स्पीड, स्पीड के साथ हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पर हमारे पास जो स्पीड की मेजरमेंट हो जाएगी वो v की सपोजिशन में हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि वो बंदा स्पेसशिप के अंदर जो बैठा है, यहाँ पर भी बंदा जो है ना स्पेसशिप के अंदर बैठा है, तो वो उस चीज को ऑब्जर्व करेगा। तो ये किसका टाइम था, ये टाइम था उस बंदे का जो बाहर खड़ा है। अब जो बंदा अंदर बैठा है वो भी तो इस चीज को मेजर करेगा ना, लेकिन वो कैसे मेजर करेगा, वो इस बात से मेजर नहीं करेगा जो बाहर वाले बंदे ने किया, नहीं, वो कैसे मेजर करेगा, वो स्ट्रेट लाइन में मेजर करेगा, क्योंकि वो आगे यहाँ से उसने ऑब्जर्व किया कि लाइट ऐसे जा रही है, आफ्टर सम टाइम जब वो यहाँ पर आ गया उसने ऑब्जर्व किया लाइट ऐसे जा रही है, क्योंकि साथ में वो भी तो जा रहा है ना, और जब वो यहाँ तक पहुंचेगा तो उसको अगेन टाइम ऐसे ही नजर आएगा, यानी ऐसे ही इसको एक लाइन नजर आ जाएगी स्ट्रेट। अब वो टाइम ये जो अंदर वाला बंदा ऑब्जर्व करेगा उसको हम क्या कह रहे हैं, डेल्टा टी पी कंसीडर कर लें, और अगर डेल्टा पी टी पी कंसीडर कर लें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 2, और इसकी हाइट को हम h कंसीडर कर लेते हैं कि जो ऊपर और नीचे आगे की तरफ आ जाएगा, तो 2h डिवाइडेड बाय c हम इसको कंसीडर कर लेंगे, c इज कॉल्ड द स्पीड ऑफ लाइट।
तो फर्दर जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हमें एक फाइनल इसकी इक्वेशन मिल जाती है। देखिए दोनों का अलग अलग टाइम है, ये 2d डिवाइडेड बाय v है, ये 2h डिवाइडेड बाय c है, ये सेम नहीं है, दोनों अलग अलग है। और क्यों अलग है? क्योंकि जो हमारे पास ऑब्जर्वर है ना वो अलग है, उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग है। ठीक है, तो वो जो चीज ऑब्जर्व करेगा इस हिसाब से हमें दो डिफरेंट टाइम मिल जाएंगे। और दो डिफरेंट टाइम का मैंने आपको कंक्लूजन दिया कि हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो हम टाइम डायलेशन के केस में डिस्कस कर रहे थे। अब सवाल ये था कि दोनों के लिए अलग टाइम तो है, लेकिन किसी पॉइंट पर अगर दोनों का टाइम मैच हो जाए, यानी कि दोनों अगर मिल जाए, तब उनका टाइम क्या हो जाएगा। अब उनके टाइम को मेजर करने के लिए हम एक कंक्लूजन निकालते हैं जो तरह हकीकत हम एजिंग प्रॉब्लम में डिस्कस कर लेते हैं, और वो हमारे पास होता है ट्विन पैराडॉक्स जिसे हम कहते हैं। तो ट्विन पैराडॉक्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ से। भाई पैराडॉक्स क्या चीज होती है? पैराडॉक्स एक ऐसी चीज होती है, इसको मैं बच्चों को समझाता हूँ। पैराडॉक्स मतलब जो चीज नजर आए वो ऐसे हो ना, और जो चीज हो वो ऐसे समझ में ना आए, उसे हम क्या कहते हैं? पैराडॉक्स कहते हैं। तो ट्विन पैराडॉक्स एक प्रॉब्लम सॉल्वेशन थी जिसमें हम इन चीजों को मेजर कर लेते हैं। ट्विन पैराडॉक्स का बेसिक लॉजिक ये था कि दो ट्विन्स थे, एक ब्रदर था और एक जो है वो सिस्टर थी, और उनकी जो एज थी वो 20 ईयर्स थी। ठीक है, और ब्रदर को जो है वो स्पेसशिप में बहुत ज्यादा स्पीड के साथ किसी दूसरे स्टार पर लेके गए, और जब हम उसको दोबारा लेके आए तो उसका क्या होना चाहिए, उसकी जो ट्विन्स था, मतलब जो सेम जो जमीन पर थी ना उसकी सिस्टर, उसकी एज सेम थी, लेकिन जो ऊपर से नीचे की तरफ आया, ठीक है, यानी कि जो एस्ट्रोनॉट या कोई भी चीज आया, तो उसकी जो एज थी वो कम थी। क्यों? क्योंकि फिर वहां पर उसका जो टाइम रन करेगा वो स्लोवर रन करेगा, यानी कि टाइम रन्स स्लोवर इन स्पेस। स्पेस में जो टाइम है ना वो स्लोवर मूव करता है, उसका जो क्लॉक होता है ना वो क्लॉक स्लोवर मूव करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ट्विन पैराडॉक्स। एक हाइपोथेटिकल एक्सपेरिमेंट था, उसकी वजह से हम इस चीजों को मेजर कर पाते हैं। तो ये पहला हमारे पास जो कॉन्सिक्वेंसेस था अबाउट स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी, वो हमने यहाँ पर क्या कर ली? कंप्लीट कर ली। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि ये टाइम डायलेशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको पहले स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के कॉन्क्लूजन्स में बता दिया। इसी तरीके के साथ हमारे पास इसका दूसरा रिजल्ट आता है, और दूसरा रिजल्ट हमारे पास क्या कहलवाता है? द सेकंड रिजल्ट इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। जो सेकंड रिजल्ट हमारे पास है वो क्या है? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन इसका सेकंड रिजल्ट है। भाई टाइम डायलेशन आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखें, अगर आप किसी एक पॉइंट पर जाके, मतलब आप रेस लगाएं, ठीक है, आप पहले पार्ट में स्लो भाग रहे हैं, दूसरे में फास्ट भाग रहे हैं, तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? आपको कम टाइम किस में लगेगा? फास्ट वाले भागने में। तो यहीं पर भी यही तो हुआ था ना, स्पेसशिप को फास्ट स्पीड से गया, जिसकी वजह से उसको टाइम क्या लगा? कम लगा। तो वो जो क्लॉक जो था ना वो स्लोवर रन करेगा उस केस में। अच्छा, सेकेंड कंडीशन की बात कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है? वही सेम मेजरमेंट है। आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसको हम ए ट्रेस्ड कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बना लेता हूँ एस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड जेड एक्सिस। यहाँ पर वो किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर रहा है, दैट इट्स लेंथ इज कॉल्ड प्रॉपर लेंथ। इस लेंथ को हम क्या कह रहे हैं? प्रॉपर लेंथ, व्हिच इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा एलपी, जिसको हम डेल्टा एलपी के साथ डिनोट कर रहे हैं। अब इसी तरीके के साथ हमारे पास कोई दूसरा फ्रेम है, लेकिन वो किस में? रिलेटिव मोशन में है विद रेस्पेक्ट टू एस, जिसको हम क्या कह रहे हैं? एस प्राइम कंसीडर कर रहे हैं। तो ये एक्स प्राइम है, ये वाई प्राइम है, और ये जेड प्राइम है। अब यहाँ पर जो बंदा इसकी लेंथ को ऑब्जर्व करेगा, ये जो लेंथ यानी डेल्टा एल पी थी, वो उसको क्या शॉर्टर लेंथ नजर आएगी? वो उसको क्या लेंथ नजर आएगी? शॉर्टर लेंथ नजर आएगी, यानी कि लेंथ क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, शॉर्टर लेंथ नजर आ जाएगी। उस शॉर्टर लेंथ को हम रिप्रेजेंट करवा लेते हैं डेल्टा एल के साथ। जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं डेल्टा एल पी और डेल्टा एल के साथ, तो हमें एक मैथमेटिकल इक्वेशन मिल जाती है जिसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि प्रॉपर लेंथ इनटू अंडर एटिकल 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। ये जो अंडर एटिकल 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर क्या है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ये हमारे पास लॉरेंट्ज ट्रांसफॉर्मेशन होती है। चलें, अब इसी चीज को हम ऐसे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं इस केस में। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि भाई जो ये जो डेल्टा एल पी है ना, जो रेस्ट में उस चीज को ऑब्जर्व कर रहा है वो क्या चीज है? डेल्टा एल पी हमारे पास 1 मीटर है, और हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए डेल्टा एल की वैल्यू चाहिए, जबकि v की वैल्यू क्या है? 0.5 सी। मेजरमेंट निकालें, डेल्टा एल इज इक्वल टू 1 अंडर एटिकल 1 माइनस v की जगह पर 0.5 सी पुट करें, उसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी पूरे टर्म का
डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। 1 अंडर रेडिकल 1 माइनस 0.5 का स्क्वायर क्या होता है 0.25। 1 अंडर रेडिकल 1 माइनस 0.25, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.75। अंडर रेडिकल निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.866 और मल्टीप्लाई करूंगा तो 0.866 मीटर से इसकी मुझे लेंथ मिल जाएगी। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि उसने जो लेंथ रेस्ट में ऑब्जर्व की थी वो कितनी थी 1 मीटर, और जब मोशन में ऑब्जर्व करेगा वो कितना होगा 0.86 मीटर। लेकिन उसके लिए लाजमी क्या है कि उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए 0.5 सी होनी चाहिए। तो लेंथ कम हुई कि बढ़ गई, कम हुई ना, तो इसे हम क्या कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं कि भाई इट्स लेंथ डिक्रीजेस, बाद में इसकी लेंथ क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी इस केस में। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इसके बेस्ट लॉजिक हमारे पास ऐसे बन सकते हैं। इसी तरीके के साथ अब इसको हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, देखिए क्या होगा। अब मैं v को 0.c के बराबर नहीं कर रहा, बल्कि v को अगर मैं जस्ट c के बराबर कर दूं तब क्या होगा, c का मतलब है स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूं व्हेन v इज इक्वल टू c, तो डेल्टा एल क्या होगा, डेल्टा एल हो जाएगा डेल्टा एल पी इंटू 1 माइनस v की जगह पर c पुट कर देंगे, सी स्क्वायर डिवाइड बाई सी स्क्वायर बिकम 1। तो डेल्टा एल पी जो ऑब्जर्व होगा वो होगा 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 बिकम 0। तो डेल्टा एल जो लेंथ मोशन में ऑब्जर्व करेगा उसको क्या नजर आएगी 0 मीटर्स नजर आएगी, यानी कि ना होने के बराबर। ऐसे समझ लें कि यहाँ पर इसको क्या ऑब्जर्व होगा, यहाँ पर इसको एक पॉइंट ऑब्जर्व होगी, एक डॉट ऑब्जर्व होगा। इसे हम क्या कहते हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कह देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी जो थर्ड एप्लीकेशन है वो हमारे पास है मास वेरिएशन। ठीक है, उस मास वेरिएशन को जो है हम रिलेटिविस्टिक मास भी कह सकते हैं, यानी कि मास जो है दर हकीकत वो भी क्या चीज होती है, वो भी एक रिलेटिविस्टिक पैटर्न में बनती है, जिसे हम रिलेटिविस्टिक मास के नाम से जानते हैं। भाई मास वेरिएशन या रिलेटिविस्टिक मास भी यही चीज है। जो बंदा पहले हमारे पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट में है वही सेम कंक्लूजन निकालूंगा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, वो किसी भी चीज के मास को मेजर करेगा, और उस वक्त जो उसको मास मेजर होगा उसको हम क्या कहेंगे डेल्टा एम नॉट, दैट इज कॉल्ड द रेस्ट मास, जिसको हम क्या कहेंगे रेस्ट मास कहेंगे। इसी तरीके के साथ हमारे पास एक दूसरा बंदा होगा जो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होगा एक्स प्राइम वाई प्राइम एंड जेड प्राइम। ठीक है, और ये रिलेटिव मोशन में, और रिलेटिव मोशन में इसको जो मास मेजर होगा वो होगा डेल्टा एम। लेकिन याद रखिएगा कि इसको जो मास ऑब्जर्व होगा वो डेल्टा एम नॉट से क्या होगा ज्यादा होगा, ऑलवेज ग्रेटर देन डेल्टा एम नॉट। तो इसकी अगर वेरिएशन हम निकालेंगे तो डेल्टा एम इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर। तो ऐसे आपकी इसको अरेंजमेंट मिल जाएगी। भाई आप डेल्टा एम नॉट की जगह पर 1 kg पुट करें, वी की जगह पर 0.5 पुट करें, तो डेल्टा एम तकरीबन आपको 2 kg के बराबर मिल जाएगा। तो इसी तरीके के साथ आप इन्फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। यानी एक बात क्लियर है कि डेल्टा एम बढ़ता जाएगा डेल्टा एम नॉट की कंपैरिजन में। तो ये तीन बेसिक लॉजिक याद रखिएगा इन कंपैरिजन के हिसाब से। अच्छा, मैं तीनों का अगर आपको ओवरव्यू दे दूं तो टाइम डायलेशन में हमने क्या पढ़ा था कि डेल्टा टी इज ग्रेटर देन डेल्टा टी पी, याद रखिएगा। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या पढ़ा कि डेल्टा एल इज लेस देन